नमस्कार। हम सब ने स्कूल में कहानी पढ़ी है 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी। लेकिन जिस तरह से ये बताया जाता है अक्सर ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों ने बड़े दिल से हमें आज़ादी दे दी। हाँ, जैसे कोई तोहफा दे दिया हो कि ठीक है अब आप लोग आज़ाद। बिल्कुल। पर आज हम इसी कहानी के पीछे की कहानी में उतरेंगे। क्या वाकई दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य ने अपनी मर्जी से अपनी सबसे कीमती कॉलोनी को छोड़ दिया, या फिर उन्हें यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया गया था? यही सवाल है। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्कूल की किताबों से आगे कहानी कई ज्यादा दिलचस्प है। हमारा मिशन है उन असली वजहों को समझना जिनकी वजह से वो साम्राज्य जिस पर कहते थे सूरज कभी नहीं डूबता, अचानक भारत से मतलब अपना बोरिया बिस्तर समेटने पर मजबूर हो गया। सही बात है। सोचना भी अजीब है कि जो साम्राज्य पूरी दुनिया पर राज कर रहा था वो भारत जैसी सोने की चिड़िया को यूं ही क्यों जाने देगा। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत कहां से करें? शायद द्वितीय विश्व युद्ध से। हाँ, बिल्कुल वहीं से। ये एक बड़ा ही अजीब मामला था। ब्रिटेन जंग जीत गया था। हाँ, एक्सिस पावर्स हार गई, सब ठीक था, लेकिन ये जीत उन्हें बहुत बहुत महंगी पड़ी। महंगी शायद छोटा शब्द है। वो आर्थिक रूप से तबाह हो चुके थे। तबाह? पूरी तरह से। हालत इतनी खराब थी कि ब्रिटेन अमेरिका के अरबों डॉलर के कर्जे में डूबा हुआ था। और आपको एक चौंकाने वाली बात बताती हूँ। बताइए। उस कर्ज की आखिरी किस्त ब्रिटेन ने कब चुकाई, कोई अंदाजा? शायद 60s या 70s में। नहीं, 2006 में। क्या 2006? हाँ, भारत को आज़ाद करने के लगभग 60 साल बाद तक वो उस एक जंग की कीमत चुका रहे थे। उनका गोल्ड रिजर्व खाली था, इंडस्ट्रीज बर्बाद हो चुकी थी। तो फिर ऐसे में वो भारत जैसे विशाल देश को कैसे संभालते? यही तो बात है। एक देश जो खुद दिवालिया होने की कगार पर हो, वो भारत को चलाने का खर्च कैसे उठा सकता था? 1945 तक भारत उनके लिए सोने की चिड़िया नहीं, बल्कि एक तरह से एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन चुका था। वाह, 2006 यह आंकड़ा तो दिमाग में घूम गया है। इसका मतलब साम्राज्य चलाने के लिए जो पैसा और जो ताकत चाहिए थी वो बची नहीं थी। बिल्कुल नहीं। विडंबना देखिए, जिस साम्राज्य को बचाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी जंग लड़ी, उसी जंग ने उस साम्राज्य के ताबूत में पहली कील ठोक दी। तो एक तरफ अंग्रेज आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे थे और दूसरी तरफ भारत के अंदर जमीन खिसक रही थी। मेरा मतलब है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, तब तक माहौल पूरी तरह बदल चुका था। गांधी जी का वो नारा, करो या मरो, वो सिर्फ एक नारा नहीं था, वो तो जैसे पूरे देश के लिए एक सिग्नल था। और उसका असर जबरदस्त हुआ। ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं था। लाखों आम भारतीय सड़कों पर उतर आए थे। रेलवे लाइनें उखाड़ी जा रही थीं, सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराया जा रहा था। अंग्रेजों ने इसे दबाने की कोशिश तो बहुत की होगी। बहुत क्रूरता से। 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, हजारों मारे गए। लेकिन इस आंदोलन ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी। क्या? कि भारतीय अब और गुलामी सहने को तैयार नहीं थे। अंग्रेजों को यह समझ आ गया कि अब वो प्यार से राज नहीं कर सकते। अब सिर्फ बंदूक के दम पर ही टिके रहना होगा। अब बंदूक चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, जो उनके पास था नहीं। एग्जैक्टली। तो मतलब जनता का मूड अब अनुरोध से विद्रोह पर आ चुका था। लेकिन सिर्फ अहिंसक आंदोलन ही नहीं थे ना, एक और बहुत बड़ा खतरा अंग्रेजों के लिए तैयार हो रहा था। हाँ, जो शायद उन्हें गांधी जी के आंदोलनों से भी ज्यादा डरा रहा था। और यहाँ कहानी में एंट्री होती है सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज की। और ये असली गेम चेंजर था। देखिए, गांधी जी के आंदोलनों से अंग्रेज परेशान तो थे, लेकिन उन्हें पता था कि इसे कैसे हैंडल करना है। पर बोस उन्होंने सीधे उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। सेना। बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी फौज बना ली। और उसमें कौन थे? ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ही हजारों भारतीय सैनिक। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारतीय सिर्फ सत्याग्रह ही नहीं, हथियार उठाना भी जानते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, आईएनए तो मतलब आखिरकार युद्ध हार गई थी, तो फिर एक हारी हुई फौज से अंग्रेजों को इतना डर क्यों लग रहा था? बहुत अच्छा सवाल है। डर आईएनए की जीत या हार से नहीं था, डर उस आइडिया से था जो आईएनए ने पैदा कर दिया था। आइडिया? कैसा आइडिया? देखिए, युद्ध के बाद अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने आईएनए के 3 बड़े अफसरों पर, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख,
दिल्ली के लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चलाया। उन्हें लगा होगा कि इससे बाकी सैनिकों को सबक मिलेगा। हाँ, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। पूरी जगह उल्टा पड़ गया होगा। पूरी तरह। अंग्रेजों ने जिन्हें गद्दार कहा, पूरा भारत उन्हें हीरो की तरह देखने लगा। देश भर में प्रदर्शन हुए, लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या हुई? क्या? ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो भारतीय सैनिक थे वो भी इन मुकदमों के खिलाफ हो गए। वो सोचने लगे ये लोग हमारी आजादी के लिए लड़ रहे थे और हम अंग्रेजों की तरफ से इन पर गोली चला रहे थे। ये तो गलत है। जिस सेना की वफादारी पर पूरा ब्रिटिश राज टिका था, उसी सेना की वफादारी अब शक के दायरे में थी। ये अंग्रेजों के लिए एक बुरे सपने जैसा था। तो आप कह रही हैं कि गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से ज्यादा डर अंग्रेजों को अपनी ही फौज से लगने लगा था? बिल्कुल, ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। कोई भी साम्राज्य जनता के विद्रोह को शायद कुचल दे, लेकिन जब उसकी अपनी सेना ही बगावत पर उतर आए तो खेल खत्म। खेल खत्म हो जाता है। और यही डर हकीकत बना 1946 में। आप रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की बात कर रही हैं, जिसे कई इतिहासकार ताबूत में आखिरी कील कहते हैं। ये क्या था और ये इतना अहम क्यों था? 18 फरवरी 1946 मुंबई में एक जहाज था, HMIS तलवार। वहां के भारतीय नाविकों ने हड़ताल कर दी। वजह? शुरुआती वजह तो थी खराब खाना और नस्लीय भेदभाव, लेकिन जो एक छोटी सी हड़ताल के तौर पे शुरू हुआ, वो देखते ही देखते एक सुनामी बन गया। सुनामी? हाँ, 3 दिन के अंदर ये विद्रोह मुंबई से कराची, कोलकाता, कोची, हर जगह फैल गया। 78 जहाज, 20 बंदरगाह और 20,000 से ज्यादा नाविक इस विद्रोह में शामिल हो गए। 20,000? और उन्होंने जहाजों से अंग्रेजों का झंडा, वो यूनियन जैक, उसे उतारकर फेंक दिया और उसकी जगह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे एक साथ फहरा दिए। वाह, ये तो सिर्फ खाने का विद्रोह नहीं था, ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। तीनों पार्टियों के झंडे एक साथ। ये अंग्रेजों की बाको और राज करो की नीति पर सीधा हमला था। और बात यही नहीं रुकी। मुंबई के मजदूर इन नाविकों के समर्थन में हड़ताल पे चले गए। शहर में दंगे भड़क उठे। और सेना? सेना को बुलाया गया, पर कई भारतीय सैनिकों ने अपने ही देशवासियों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया। मतलब टोटल कोलैप्स। अब आप सिचुएशन की गंभीरता समझिए। आपकी नेवी आपके खिलाफ है, आपकी आर्मी की वफादारी का कोई भरोसा नहीं और आपके सबसे बड़े शहर ठप पड़े हैं। आप राज कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। उनके हाथ से सब कुछ फिसल चुका था। यही वो पल था जब लंदन में बैठी सरकार को समझ आ गया कि अब भारत में एक दिन भी रुकना खतरनाक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, जिन्होंने आज़ादी के कागजों पर साइन किए, उन्होंने बाद में ये बात साफ साफ मानी थी। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था? जब उनसे पूछा गया कि अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा, तो उनका जवाब गांधी जी का आंदोलन नहीं था। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य कारण बोस की INA द्वारा जगाई गई भावना और रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह था। इसने ब्रिटिश राज की नींव को हिलाकर रख दिया था। तो जो बात हमें कभी स्कूल में ठीक से बताई नहीं गई, वो ये थी कि आखिरी धक्का एक सैन्य विद्रोह से लगा था। हाँ, इसके बाद तो अंग्रेजों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा होगा। यहीं से लॉर्ड माउंटबेटन की एंट्री होती है, भारत के आखिरी वाइसरॉय। हाँ, और माउंटबेटन को एक मिशन इम्पॉसिबल के लिए भेजा गया था। क्या था वो मिशन? भारत से निकलो और जल्दी निकलो, इससे पहले कि पूरा देश एक हिंसक क्रांति की आग में जल उठे। उस वक्त तक अंग्रेजों का कंट्रोल लगभग खत्म हो चुका था। देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे और ऐसे में उनके लिए देश का विभाजन एक क्विक एग्जिट स्ट्रैटेजी बन गया। ये कोई बहुत सोचा समझा प्लान नहीं था, बल्कि एक डूबते हुए जहाज से कूदकर अपनी जान बचाने जैसा था। उन्हें बस किसी भी कीमत पर यहां से निकलना था। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें तो कहानी ये बनती है, वर्ल्ड वॉर 2 ने ब्रिटेन को कंगाल कर दिया। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों ने उन पर जबरदस्त दबाव बनाया। सही। सुभाष बोस की INA ने उनकी फौज की वफादारी पर ही सवालिया निशान लगा दिया। और फिर 1946 के नेवी विद्रोह ने यह साफ कर दिया कि अब वो भारतीय सैनिकों के दम पर भारतीयों पर राज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही सारांश है। इसलिए ये कहना कि अंग्रेजों ने हमें आज़ादी दी, ये इतिहास का सबसे बड़ा मजाक है। उन्हें जाने के लिए मजबूर किया गया था। वो एक उदार शासक की तरह नहीं गए। नहीं, वो एक हारे हुए साम्राज्य की तरह यहाँ से गए जो अपना कंट्रोल पूरी तरह खो चुका था। उनके पास रुकने की ना तो ताकत बची थी और न ही हिम्मत। यानी आजादी कोई तोहफा नहीं थी जिसे किसी ने थाली में सजाकर हमें दे दिया। ये एक हक था जिसे दशकों के संघर्ष, लाखों लोगों की कुर्बानियों, किसानों, मजदूरों, छात्रों,
क्रांतिकारियों और सैनिकों, इन सबके मिले जुले जुनून से छीना गया था। ये उन करोड़ों आम लोगों की सामूहिक जीत थी जिनकी एकजुट आवाज ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस बातचीत को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। हमारे सारे स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं कि आखिरी कील 1946 के विद्रोह ने ठोकी। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर 1946 में नौसेना का वो विद्रोह ना हुआ होता या उसे मान लीजिए बेरहमी से कुचल दिया गया होता, तो क्या अंग्रेज भारत में कुछ और साल या शायद कुछ और दशक रुकने की कोशिश करते?